प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। मैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य विषय में जो पाठ्यक्रम आपके राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। और जो रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध जो कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं और उनके संकलित जो पद हैं उनके बारे में भी अपन बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल के स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी के शोधी विद्वानों और आलोचकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वर्गीकृत इतिहास है उसको प्रकारांतर से विद्वान आज भी मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास विभाजन करते हुए सबसे पहले वीर गाथा काल नाम दिया और इसका जो कालखंड है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल नाम देते हैं। और उसके बाद में भक्ति काल नामकरण करते हैं, इसको पूर्व मध्यकाल भी इसका नाम देते हैं और इसका समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानते हैं। इसके उपरांत रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है, और इसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक मानी गई है। और इसके बाद आधुनिक काल जो विक्रम संवत 1900 से आज तक माना गया है। और आचार्य शुक्ल इसे गद्यकाल भी कहते हैं क्योंकि गद्य के विभिन्न विधाओं का इस युग में विकास हुआ था। आज हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि शुक्ल जी ने अन्य आलोचक और इतिहासकारों ने बताया है कि लगभग 200 वर्ष का जो कालखंड है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का, इसे रीतिकाल नाम दिया गया है। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने इस कालखंड के नामकरण को लेकर अलग अलग नाम सुझाए हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस युग को अलंकृत काल नाम भी दिया है। और मिश्र बंधु विनोद उनके इतिहास ग्रंथ में इस काल को अलंकृत काल कहा और उन्होंने कहा कि इस युग के अधिकांश कवियों की जो प्रवृत्ति थी वो अलंकरण की थी और वो चमत्कार प्रकट करके या प्रदर्शित करके अपनी कविता को राज दरबारों में स्थापित करना चाहते थे। और इसके लिए हम केशव की इन पंक्तियों को देख सकते हैं कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। और जो मिश्र बंधु अलंकरण की प्रवृत्ति के कारण इसे अलंकृत काल कहना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो यह नाम भी एकांगी है। और जब हम इसे अलंकृत काल कहते हैं तो इस युग की श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ और लक्षण ग्रंथ और अन्य जो भाव संपदा से उत्प्रोत काव्य रचना है, नीति काव्य है, जैन काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है, वीर रस का काव्य, उन सब की उपेक्षा हो जाती है। अलंकरण की प्रवृत्ति सामान्य है लेकिन मुख्य नहीं है। अलंकरण के आधार पर हम इसे अलंकृत काल नहीं कह सकते, इसलिए यह नामकरण भी स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहना पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि इस काल के अधिकांश जो कवि हैं, आचार्य हैं, वो श्रृंगार के प्रति उनका आग्रह है। और इसके पीछे वो कहते हैं कि प्रत्येक रचना श्रृंगारिक चाशनी में रची बसी हुई है। और इस युग के जो कवि थे
आचार्य कवि थे, उनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना और काव्यशास्त्रीय लक्षणों को श्रृंगारिक पुट देकर के अपने राजा से को प्रसन्न करना और पुरस्कार प्राप्त करना, राज कवि का पद प्राप्त करना जैसे चीज़ें रही हैं। और इसके लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि केशव ने यहाँ तक भी कहा है कि न बहु रस को बहा बहु तिनके भिन्न विचार, सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार। इतना ही नहीं, कवि ने कहा है कि वाणी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। इस तरह से श्रृंगारिक प्रवृत्तियों को केंद्र में रख कर के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहना समीचीन मानते हैं, लेकिन यह नामकरण भी स्वीकार्य नहीं है, ये भी एक पक्षीय है। जब हम इसे श्रृंगार काल कहते हैं तो श्रृंगारेतर अन्य प्रवृत्तियाँ, वीरसात्मक काव्य है, नीति और भक्ति का काव्य है, जैन काव्य है, गद्य काव्य, इन सब की उपेक्षा हो जाती है। तो इस काल को हम श्रृंगार काल भी कहना उपयुक्त नहीं मानते हैं, ये भी एक पक्षीय है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इस काल को कला काल कहना पसंद करते हैं और कहते हैं कि इस युग के जो कवि और आचार्य थे उन सब के अंदर एक प्रवृत्ति मिलती है कि कलात्मकता के प्रति आग्रह है, वो कला पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। लेकिन रामशंकर शुक्ल का यह नामकरण भी एक पक्षीय है, क्योंकि जब हम इसे कलाकाल कहते हैं तो रीतिकाल की जो एक श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ या भाव जो छवि है, एक भाव सौंदर्य, समृद्ध भाव सौंदर्य है, उसकी उपेक्षा होती है। उसके अंदर हम श्रृंगारिक रचनाएं, रीति ग्रंथ, नीति का साहित्य, भक्ति का साहित्य, गद्य का साहित्य, जैन साहित्य, इन सब की कहीं न कहीं उपेक्षा होती है। भाव पक्ष की उपेक्षा के कारण हम इसे कलाकाल भी कहना उचित नहीं मानते हैं और ये नामकरण भी एक पक्षीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस कालखंड को रीतिकाल कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं और इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए और अपनी बात को पुष्ट भी किया। अधिकांश विद्वानों ने इस बात को स्वीकार भी किया है, क्योंकि रीतिकाल कहने से किसी भी काव्य प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं होती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि रीति नामकरण क्या है। ये रीति आचार्य वामन का विशिष्ट पदरचना वाला रीति संप्रदाय नहीं है। ये रीति से तात्पर्य रीति रिंग धातु से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है मार्ग, रास्ता, पथ, परंपरा, रीति, रिवाज, पैटर्न, मेथड। एक निश्चित पैटर्न बन गए, एक रिवाज बन गया था कि अधिकांश कवि वही संस्कृत के जो काव्यशास्त्र है उन सिद्धांतों को ब्रज भाषा में उन सिद्धों को काव्यात्मक ढंग से व्यक्त करने लगे थे और ऐसे लक्षण ग्रंथों की रचना करने लगे थे। अब रीति ग्रंथों के अंदर या लक्षण ग्रंथों के अंदर किन किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, ये भी विद्यार्थियों को समझने की बात है कि हमारे जो संस्कृत साहित्य शास्त्र है उसके अंदर काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन, काव्य की आत्मा, रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, बारह मासा वर्णन, षड ऋतु वर्णन जैसे विषयों को लेकर के बड़े विस्तार से इनकी चर्चा की गई है, इनके सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। उन्हीं संस्कृत के जो रीति ग्रंथ हैं उनको ब्रज भाषा में, उन्हीं सिद्धांतों को ब्रज भाषा में उनको परिभाषित करके और साथ ही साथ उनके लक्षण, उनके उदाहरण ब्रज भाषा में इन्होंने पुष्ट किए और एक परंपरा चल पड़ी। हर कोई कवि आचार्य, ये कवि आचार्य भी थे, कवि भी थे और अपने आप को अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए, राज दरबारों में जमे रहने के लिए इस तरह की काव्य रचना करते थे। साथ ही साथ इस युग में हमें रीतिकरण की प्रवृत्ति के कारण अधिकांश कवियों ने ये लिखा और प्रकारांतर से
आज भी रीतिकाल नामकरण ही सभी को स्वीकार्य है, क्योंकि इसमें किसी भी ऐसी काव्य प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं होती है जिसके आधार पर हम ये कहें कि रीतिकाल कहने से अमुक प्रवृत्ति को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए अधिकांश विद्वान आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए इस नामकरण को ही मानते हैं और ये नाम आज भी स्वीकार्य है, क्योंकि अधिकांश विद्वान मानते हैं। और डॉक्टर भगरत मिश्र ने यहाँ तक कहा है कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती, सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ सामने आती है। अतः वस्तुतः रीतिकाल नाम ही समीक्षय काल की संपूर्ण विशेषताओं को समाहित किए हुए है। अतः रीतिकाल नामकरण ही आज हम सभी को मान्य है। इसलिए विद्यार्थियों, जब रीतिकाल के नामकरण पर प्रश्न आता है तब आपको ये याद रखना चाहिए कि मिश्र बंधु रीतिका इस युग को, जो विक्रम संवत 1700-1900 तक का कालखंड है, इसको अलंकृत काल नाम देते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल नाम देते हैं। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल नाम देते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल नाम देते हैं। और प्रकारांतर से आज भी रीतिकाल ही नाम सभी को स्वीकार्य है और इसे हम सभी प्रकारांतर से स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान देने की है कि जब आचार्य शुक्ल इसे रीतिकाल कहते हैं तब वो श्रृंगार काल को भी नहीं नकारते हैं और प्रकार ये कहते हैं कि श्रृंगार काल नामकरण हो सकता है। अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रचनाएँ लिखी हैं और अगर कोई व्यक्ति इसे श्रृंगार काल कहना भी चाहे तो वो इसे श्रृंगार काल कह सकता है, लेकिन रीति की प्रवृत्ति, एक परंपरा, एक ढंग, एक रिवाज, इस तरह के लक्षण ग्रंथों को लिखने का बन पड़ा था। और हमें पुनः समझने की आवश्यकता, जब हम लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ शब्द की बात करते हैं तब हमारे सामने हमें ये समझना चाहिए कि जो काव्य शास्त्र के विषय, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, नक्षिक वर्णन, नायक नायिका भेद, रस, छंद, अलंकार, इन सारे विषयों को ब्रज भाषा में उनके सिद्धांत और उनके उदाहरण कविता के माध्यम से प्रवृत्त एक तरह से लिखे गए और ये प्रवृत्ति हमें इस काल में देखने को मिलती है। और मोटे तौर पर हम रीतिकाल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो श्रृंगारिक रचनाएं और एक श्रृंगारितर रचनाएं, इनका वर्गीकरण किया जाता है। श्रृंगारिक रचनाओं में हम श्रृंगार रस से उत्प्रोत जो भी साहित्य लिखा गया है उसको समाहित करते हैं और श्रृंगारितर काव्य में हम वीर रसात्मक काव्य, भूषण लाल जैसे कवियों की रचनाओं को समाहित करते हैं। भक्ति का साहित्य है, नीति का साहित्य, गंग कवि है, वृंद कवि है, बैताल कवि है, घाघ कवि है, इन कवियों को हम शामिल करते हैं। जैन कवियों का भी इस काल में जिक्र मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ में इस काल के नामकरण में थोड़ा फेरबदल करते हैं। ये कहते हैं कि हमें इस काल की जो रचनाएं हैं उनको आचार्य शुक्ल रीति बद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य नाम देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इन्हें रीति बद्ध की बजाय, बच्चन सिंह कहते हैं कि हमें बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य और सिद्ध रीति काव्य इनका नामकरण करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम इतना ही विचार करेंगे और आपको बिल्कुल टिप्स पर, उंगलियों पर याद रखना है कि मिश्र बंधु इसको अलंकार या अलंकृत काल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस युग को श्रृंगार काल कहना पसंद करते हैं। डॉक्टर रसाल इसको कलाकाल कहते हैं और डॉक्टर आचार्य शुक्ल इसे रीतिकाल कहना पसंद करते हैं। प्रकारांतर से रीतिकाल नाम ही आज भी स्वीकार्य है। धन्यवाद।